हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप सभी का वेलकम है नथिंग इम्पॉसिबल के यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी बहुत ही बेहतर तरीके से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में एग्जाम 2022 और 23 के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके साथ ही साथ करंट टाइम में जो एग्जाम चल रहा है उसके भी पॉइंट ऑफ व्यू से, उच्च शिक्षा प्रणाली वाले यूनिट से जो है हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर कवर करने वाले हैं। और ये सभी प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें कई सारे ऐसे भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। तो ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखिएगा ताकि सारे क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। एक बात और कि सभी क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस सेट की तरह अटेम्प्ट करना है। इससे होगा क्या कि जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे कंप्यूटर के सामने तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है एक अच्छे लेवल पर होगा आप क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे। इसलिए कहा जाता है कि आपने जो कुछ भी पढ़ा है, चाहे आपने पूरा सिलेबस कवर कर लिया अच्छे तरीके से, लेकिन उसके बाद से आपको प्रैक्टिस करना यानी क्वेश्चन को सॉल्व करना जरूरी है। क्योंकि तथ्यों को पढ़ना एक अलग बात है, फिर उसके बाद से क्वेश्चन को सॉल्व करना एक अलग बात है। क्योंकि जब आपने तथ्यों को पढ़ा तो क्वेश्चन को जब तक आप सॉल्व नहीं करोगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि हमने सब कुछ अच्छे तरीके से पढ़ा है। तो आप इस वीडियो को जो है प्रैक्टिस सेट की तरह अटेम्प्ट करिए और सभी क्वेश्चन का आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास जरूर करिएगा और इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प आपको अपने एग्जाम में मिलने वाला है। और देखिए, ये सीरीज की तरह मैं इसमें कई सारे वीडियो आपको प्रोवाइड करूंगा। तो ये पार्ट 1 है, तो इसको लेकर आपको पार्ट 2, 3 इस तरीके से करके मैं हायर एजुकेशन के जो है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो कराऊंगा। और इसके साथ ही साथ मुझे कमेंट आ रहा है रिसर्च एप्टीट्यूड के, तो उसके भी मैं क्वेश्चन टाइप अभी कर रहा हूं, तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। क्योंकि बहुत सारा कमेंट आया कि सर शोध अभिवृत्ति या रिसर्च एप्टीट्यूड के भी क्वेश्चन कराएं। जो मुझे अच्छे लेवल के क्वेश्चन लगेंगे उन सभी प्रश्नों को मैं आपको कराऊंगा ताकि आपको एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिल सके। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सभी प्रश्नों को हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा और सबसे अच्छा तरीका सॉल्व करने का मैं आपको बताता हूं। जैसे मैंने मान लीजिए क्वेश्चन को मैंने पढ़ा और सभी विकल्प आपको स्क्रीन पे दिखाई भी दे रहे होंगे। देन उसके बाद तुरंत आपको वीडियो को पॉज कर लेना है। जब पॉज आप करेंगे तो आपके पास पर्याप्त समय हो जाएगा। वीडियो को तो मैं कोशिश करूंगा कि बहुत कम समय में कंप्लीट कर दूं ताकि ज़्यादा समय आपका न लगे, लेकिन आप जब क्वेश्चन को पढ़िए और समझिए तो आप वीडियो को पॉज कर लेंगे तो इस तरीके से आपके पास पर्याप्त समय होगा। तो उसी प्रकार से जो है आप सभी प्रश्नों को अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किनके विलय या पुनः नामकरण के माध्यम से जल शक्ति मंत्रालय की स्थापना की। तो देखिए, यहाँ पर कुछ विकल्पों में अलग अलग मंत्रालय का नाम दिया गया है। तो किन मंत्रालयों को आपस में मर्ज करके या जोड़ के जल शक्ति मंत्रालय की स्थापना की गई है, यही आपको बताने का प्रयास करना है इन चारों विकल्पों में से। तो जैसा कि मैंने बताया है, वीडियो को पॉज करके सोच लीजिए और अपना राइट आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करिए। बाकी वीडियो कंटिन्यूअस आपका चलता रहेगा। अब देखिए, इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा जल संसाधन मंत्रालय, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय। इन तीनों मंत्रालय को आपस में मर्ज करके एक मंत्रालय बनाया गया, जल शक्ति मंत्रालय। ये आपको याद रखना। और इसकी स्थापना कब की गई थी, 2019 में, जब बीजेपी की दूसरी बार गवर्नमेंट बनी थी तो उसी टाइम में यहाँ पर इसको जो है स्थापित किया गया था या इस मंत्रालय का गठन किया गया था 2019 में, जल शक्ति मंत्रालय का। इन तीनों मंत्रालय का आपको नाम याद रखना, जल संसाधन मंत्रालय, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, पेय जल और स्वच्छता मंत्रालय को आपस में मर्ज करके इस मंत्रालय का निर्माण किया गया था। अब देखिए, इसका जैसे मुख्य रूप से काम क्या है, तो बेसिकली जल से आपको तात्पर्य यही हो रहा है कि पानी को लेकर ये काम करेगी। तो पानी की बढ़ती जो चुनौतियां हैं पानी को लेकर, बहुत सारे राज्यों में ऐसे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे सूखा, जहां पानी पीने योग्य नहीं है, पानी मिलता नहीं है, तो ऐसे काम करना इस मंत्रालय को। और बाकी ये गंगा वाला जो मंत्रालय यहाँ पर ऐड हुआ, तो गंगा को लेकर भी ये काम करेगी। गंगा में चाहे सफाई की बात हो या पानी के लेवल को उसको सही करना हो तो ये भी काम करेगी। तो ये मंत्रालय का आपको नाम याद रखना है और बाकी 2019 में। और एक क्वेश्चन आपके लिए मैं यहाँ पर दे रहा हूँ कि इस मंत्रालय का वर्तमान में मंत्री कौन है, ये आपको बताना है कि कौन इस मंत्रालय को अभी फिलहाल में संभाल रहा है, उसका नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर आपको बताना है। ये क्वेश्चन का जवाब आप जरूर कमेंट बॉक्स में देंगे। अब आइए अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि उच्च शिक्षा क्षेत्र से संबंधित नीति आयोग के त्रिवर्षीय कार्य एजेंडा मदों की पहचान करें।
यानी 3 ईयर्स एक्शन प्लान के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है। और ये क्वेश्चन जो है आपका 2019 के एग्जाम में पूछा गया था, दिसंबर 2019 का ये क्वेश्चन है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करना है। देखिए यहाँ पर नीचे आपको विकल्प भी मिल जाएंगे, तो इन चारों विकल्पों में से एक ऐसा विकल्प होगा जो सही आंसर होगा, उसी का चुनाव करके आपको राइट आंसर बताना है। देखिए यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 2, 3 और 4, 2, 3 और 4। विनियामक तंत्र में सुधार करना, ये उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जो है उसके संदर्भ में ये सारी चीज़ें की गई हैं, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पर परियोजना और शोधार्थी केंद्रित शोध अनुदानों की पद्धति की स्थापना करना और शोध संस्कृति का संवर्धन, ये तीनों आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि उच्च शिक्षा क्षेत्र से संबंधित नीति आयोग के त्रिवर्षीय कार्य एजेंडा यानी 3 ईयर्स एक्शन प्लान के मदों में क्या क्या शामिल था, तो उसमें विनियामक तंत्र में सुधार करना, परियोजना और शोधार्थी केंद्रित शोध अनुदानों की पद्धति की स्थापना और शोध संस्कृति का संवर्धन करना। तो ये तीनों आपका राइट हो जाएगा, जो कि सी जो ऑप्शन दिया गया है इसमें दिया गया है, ये आपको याद रखना है। और एक इंपॉर्टेंट चीज और आपको याद रखना है, नीति आयोग का नाम पहले से नीति आयोग नहीं था, ये आपको याद रखना है। ये आपका 1 जनवरी 2015 में जो है इसका नाम बदल के नीति आयोग किया गया था, और इससे पहले ये योजना आयोग के रूप में काम कर रहा था। तो ये एक तरीके से कह लीजिए कि अपने कंट्री के थिंक टैंक के रूप में काम करता है, यानी सोचने क्या नीतियां बनानी इस तरीके से। और इसका अध्यक्ष जो है हमेशा प्रधानमंत्री रहता है, जो भी वर्तमान में कोई प्रधानमंत्री रहेगा वो नीति आयोग का अध्यक्ष रहेगा, ये आपको याद रखना। और नीति आयोग का जो मुख्यालय होता है वो दिल्ली में आपका है, नई दिल्ली में जो है इसका मुख्यालय है। और इसका अध्यक्ष वर्तमान में जो भी प्रधानमंत्री रहते हैं वो आपके इसके अध्यक्ष रहते हैं। और इसके पहले का नाम क्या था, योजना आयोग था, ये आपको याद रखना। उम्मीद करता हूं डिटेल भी क्लियर हो गया और क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी ने ऑप्शन सी कमेंट बॉक्स में बताया होगा। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नांकित में से उस शिक्षा के स्वरूप की पहचान कीजिए जिसमें आशावादिता, आत्मसम्मान तथा व्यक्तिक पूर्णता, हेतु प्रतिबद्धता और नैतिक निर्णय तथा सामाजिकता के निर्वहन का अवसर देने की उच्च क्षमता है। आपको बताना है इन चारों विकल्पों में से कि वह कौन सी शिक्षा है जिसमें आपको आशावादिता मिलेगा देखने को, आत्मसम्मान की बात होगी, व्यक्तिक पूर्णता के बारे में बात होगी, प्रतिबद्धता, नैतिक निर्णय, सामाजिकता के निर्वहन के बारे में बात होगी। तो वो कौन सी शिक्षा है इन चारों विकल्पों में से, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, नैतिक शिक्षा की बात यहाँ पर हो रही है, जिसको इंग्लिश में मोरल एजुकेशन भी कहा जाता है। तो बहुत कम ही जो है अब ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। जैसे जैसे हमारी शिक्षा व्यवसाय परक शिक्षा में बदलती जा रही है, इन चीज़ों की जगह धीरे धीरे सिलेबस से कम किया जा रहा है, ये आपको देखने को मिल रहा है। बच्चों को जो है किस तरीके से लोगों से पेश आना चाहिए, किस तरीके से उनको सम्मान, मतलब जिस तरीके से यहाँ पर कैसे उनको विनम्रता और सामाजिकता के निर्वहन उनको करना है और नैतिक निर्णय किस प्रकार से लेना है, कैसे लोगों के साथ बातचीत करना है, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे कम होती जा रही है जैसे ही हम व्यावसायिक शिक्षा की तरफ जैसे अग्रसर हो रहे हैं। तो यहाँ पर ये सारा कुछ जो है आपको नैतिक शिक्षा के अंदर देखने को मिलता है, जिसको इंग्लिश में मोरल एजुकेशन कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगर आप सभी ने ऑप्शन सी बताया है तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा और 2 नंबर यहाँ पर आपको मिल जाता है। आइए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित अभिकथनों पर विचार करिए। तो कुछ अभिकथन यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि सहस्त्रवादी विकास लक्ष्य सन 2015 तक प्राप्त किए जाने थे, संधारणीय विकास लक्ष्य संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम नीति को 2035 तक गाइड करते रहेंगे, तीसरा है संधारणीय विकास लक्ष्य जनवरी 2016 से प्रभावी है। अब नीचे दिए गए इन 4 विकल्पों में से आपको अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में जो है बताने का प्रयास करना है। इसका सही जवाब क्या है आप सभी जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका एक तो पहला हो जाएगा सहस्त्रवादी विकास लक्ष्य सन 2015 तक प्राप्त किया जाना था। इसमें कई सारे महत्वपूर्ण लक्ष्यों को निर्धारित किया गया था, गरीबी दूर करना और जो है लैंगिक समानता के बारे में
और एजुकेशन से संबंधित बहुत सारे जो है लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, लेकिन बहुत सारे लक्ष्य पूरे नहीं हो पाए। आप इसके बारे में डिटेल में मैंने बताया था। और इसके बाद से आपका तीसरा सही हो जाएगा, संधारणीय विकास लक्ष्य जनवरी 2016 से प्रभावी है, यानी कि यहाँ पे बहुत सारे लक्ष्य पूरे नहीं हो पाए, तो इन्हीं लक्ष्यों को एक्सटेंड किया गया था 2015 के बाद। और ये जो 2035 यहाँ पर लिखा गया है, ये 2030 तक इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए टाइमलाइन जो है डिसाइड किया गया था। तो ये तो आपका गलत हो गया, जो कि आपका 1 और 3 यानी कि सी जो यहाँ पर दिया गया 1 और 3, ये आपका राइट हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। तो याद रखना है कि 2015 तक के लिए लक्ष्य कुछ निर्धारित किए गए थे, उन लक्ष्यों को पूरा नहीं किया जा सका, यानी कुछ लक्ष्यों को पूरा किया गया लेकिन बहुत सारे लक्ष्य यहाँ पर रह गए थे। तो उसी के बाद से जो है 2016 से इसी को एक्सटेंड एक तरीके से कह सकते हैं, और कुछ और लक्ष्य इसमें जोड़े गए और इन लक्ष्यों को जो है 2030 तक जो है पूरा करना था। इसमें 17 जो है मुख्य लक्ष्य निर्धारित किए गए थे और 169 जो है विशिष्ट लक्ष्य को जो है इसमें निर्धारित किया गया था। कुछ प्रमुख लक्ष्यों के बारे में आपको बता दे रहा हूं, जिसमें है पूरे विश्व से गरीबी के जो है सभी रूपों की समाप्ति करना है, हर तरह की गरीबी को समाप्त करना है। तो मुझे तो नहीं लगता दिस इज पॉसिबल, क्योंकि इसके लिए सभी के अंदर ह्यूमैनिटी और मानवता जैसे एक काया का होना बहुत जरूरी है। इंसानियत जब तक सभी के बीच में नहीं आएगी, ये गरीबी दूर करना इम्पॉसिबल है। तो यहाँ पे लक्ष्य निर्धारित किया गया है, ये एक्सटेंड करते जाएंगे क्योंकि इन लोगों का काम है ऐसे। और भूख की समाप्ति, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना। तो आपको मैं बता दूं जानकारी के लिए, पूरे विश्व भर में 20 करोड़ से ऊपर लोग जो है प्रतिदिन भूखे सोते हैं। ये एक बड़ा आंकड़ा है। तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, क्योंकि 2015 तक भी आपको परिवर्तन नहीं दिखा, 2022 अभी आपका चल रहा है और 2030 तक इनको हासिल करना है। उम्मीद है कि इसको फिर 10 साल के लिए एक्सटेंड इस तरीके से कर दिया जाए। फिर है सभी आयु के लोगों में स्वास्थ्य सुरक्षा और स्वास्थ्य जीवन को बढ़ावा देना, स्वास्थ्य के ऊपर काम करना, समावेशी और न्यायसंगत गुणवत्ता युक्त शिक्षा के लिए, लैंगिक समानता जो कि 2015 से पहले वाले लक्ष्य में भी था, और सभी के लिए स्वच्छता पानी ये भी उसमें था आपका, सस्ती विश्वसनीय टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करना, यानी जो फॉसल फ्यूल अभी इस्तेमाल कर रहे हैं नवीकरणीय ऊर्जा के ऊपर काम करना है। तो इस तरीके से बहुत सारी ये जो 17 लक्ष्य निर्धारित किए थे, सभी को मैं पढ़ूंगा तो काफी ज्यादा समय लग जाएगा। इसके बारे में मैंने बताया है, नहीं तो एक बार आप गूगल करोगे ये सारा डिटेल आपको मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी ने ऑप्शन नंबर सी बताया होगा। आइए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5, ये मैचिंग वाला क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। सूची 1 में आधार दिया गया है, सूची 2 में विवरण दिया गया है। तो यहाँ पर कुछ आयोग का नाम दिया गया है, उनके विवरण के साथ उसे मैच करना और नीचे दिए गए इन 4 विकल्पों में से आपको राइट आंसर बताना है। तो वीडियो को पॉज करिए, अच्छा क्वेश्चन है और इसे सॉल्व करिए और कमेंट बॉक्स में अपना राइट आंसर बताने का प्रयास करिए। देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया गया है आपका राधा कृष्णन आयोग, तो ये आपका मैच कर जाएगा यहाँ पर तीसरे के साथ। माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा के एकाकीकरण के ऊपर जो है काम ये किया था राधा कृष्णन आयोग। और इसके बाद से मुदालियर आयोग आपका है, तो ये किसके साथ मैच हो जाएगा, तो ये आपका पहले के साथ मैच हो जाएगा। 3 वर्षीय माध्यमिक और 4 वर्षीय उच्चतर शिक्षा प्रणाली की शुरुआत में संशोधन हुआ था, इस आयोग के द्वारा बताया गया था। और कोठारी आयोग ये किसके साथ मैच हो जाएगा, ये आपका चौथे के साथ यहाँ पर मैच हो जाएगा। 3 वर्षीय स्नातक तथा 4 वर्षीय ऑनर्स डिग्री पाठ्यक्रम की अनुशंसा किसके द्वारा की गई थी, कोठारी आयोग के द्वारा की गई थी। और डी जो आपका यहाँ पर है वो किसके साथ मैच हो जाएगा, सैम पित्रोदा आयोग, तो ये आपका दूसरे के साथ मैच हो जाएगा। बहु विधाओं के व्यवसायिकों हेतु पाठ्यक्रम की पुनः रचना जो है ये जो है सिफारिश सैम पित्रोदा आयोग के द्वारा की गई थी। तो सिंपली आपको ऐसे मैच करना था और नीचे देखना था आपके मैचिंग के अकॉर्डिंग जो विकल्प सही लगता है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो जैसे हमने मैच किया है उसके अकॉर्डिंग हमारा जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो अगर आपने भी सी ऑप्शन राइट आंसर बताया तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में जरूर मिल जाएंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से भारत में प्राच्य अधिगम संस्थानों का चयन कीजिए। तो यहाँ पर कुछ प्राच्य अधिगम संस्थानों के नाम दिए गए हैं भारत के, और आपको बताना है कौन कौन से सही हैं। और नीचे दिए गए इन 4 विकल्पों में से आपको अपना सही आंसर चुनाव करना है और कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देने का प्रयास करना है। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका पहला एक हो जाएगा एशियाटिक सोसाइटी, और उसके बाद से दूसरा आपका एक हो जाएगा मद्रास सांस्कृतिक कॉलेज, और उसके बाद से इसमें आपका हो जाएगा चौथा मिथिक सोसाइटी। तो ये तीनों जो है भारत में प्राच्य अधिगम संस्थानों के रूप में है। तो ये तीनों आपके क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो अगर आपने ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर बताया है
तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा और यहाँ पर भी 2 नंबर आपके बन जाएंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि भारत सरकार द्वारा GIAN यानी कि ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ द एकेडमिक नेटवर्क को प्रारंभ करने का उद्देश्य क्या है। इन चारों विकल्पों में से आपको बताने का प्रयास करना है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और ये भी प्रश्न जो है आपका जून 2019 में पूछा जा चुका है। कब का? 2019 का ये भी क्वेश्चन है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, वैश्विक अध्येताओं यानी जो लर्नर हैं को भारत में उनके समवर्तियों के साथ मिलकर कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये आपका राइट हो जाएगा। तो ये ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ द एकेडमिक नेटवर्क को प्रारंभ करने का उद्देश्य था भारत सरकार के द्वारा। क्या करना था? वैश्विक अध्येताओं जो विश्व भर के जो लर्नर है, अध्येता हैं, उनको भारत में उनके समवर्तियों के साथ मिलकर कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करने का उद्देश्य यहाँ पर किया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगर आपने सी राइट आंसर बताया तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में परंपरागत शिक्षा का एक आवश्यक घटक है। ये आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है। राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करना है। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर शिक्षक से सीखना, ये जो है भारत में परंपरागत शिक्षा का एक आवश्यक घटक है। पहले भी शिक्षक यानी गुरु ही होते हैं, गुरु के द्वारा शिक्षा दी जाती थी गुरुकुल व्यवस्था में भी, और आज भी आप गुरु के द्वारा सीखते हैं। बाकी पुस्तकों के द्वारा भी आप सीख सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम अभी कुछ कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता है तो हम टीचर का जो है हेल्प लेते हैं। उसको सर्च भी अगर करेंगे यूट्यूब पे या कहीं किसी के द्वारा, तो कोई आर्टिकल भी किसी के द्वारा लिखा गया होगा या कोई टीचर के माध्यम से जो लेक्चर दिया जाता है उससे आप सीखते हैं। तो शिक्षक से सीखना ये भारत में परंपरागत शिक्षा का एक आवश्यक घटक है, ये आपको याद रखना है। तो अगर आपने ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर बताया है तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से भारत के किस पंचवर्षीय योजना में शिक्षा और मानव शक्ति पर विशेष बल दिया गया था। ये आपको इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है कि इन सभी विकल्पों में से कौन सी पंचवर्षीय योजना में शिक्षा और मानव शक्ति पर विशेष बल दिया गया था। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो को पॉज करिए और राइट आंसर बताइए। देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा चौथी पंचवर्षीय योजना में जो है शिक्षा और मानव शक्ति पर विशेष बल दिया गया था। अब ये चौथी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब से हुई थी और कब खत्म हुई, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। ये क्वेश्चन आप सभी के लिए है कि चौथी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी। उम्मीद है कि आप सभी राइट आंसर इसका कमेंट बॉक्स में देंगे और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी ने जो है ऑप्शन बी बताया होगा। आइए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10 और ये वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। भारत में 20वीं शताब्दी के मध्य प्रभावी रहे प्रतिभा पलायन समस्या निम्नलिखित में से किस पक्ष का परिसूचक है। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन आपका जून 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका। तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नीचे विकल्प भी आपको 4 दिए गए हैं। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर 1। तो पहला हो जाएगा आपका भारत में उच्च अध्ययन और शोध हेतु पर्याप्त सुविधाओं का अभाव है, इस कारण से प्रतिभा का पलायन। और दूसरा जो यहाँ पर है कि विकसित देशों की उस स्तर पर प्रतिभा क्रय की क्षमता जो कि विकासशील देशों के वश में नहीं है। तो ये दो जो कि इसमें दिए गए, और भी कई सारे फैक्टर कारण हैं, लेकिन यहाँ पर जो दिया गया उसमें ये दोनों आपके राइट हो जाएंगे। जो कि इन चारों विकल्पों में से किस में दिए गए हैं, वो दिया गया आपका ऑप्शन नंबर डी में। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए भारत में उच्च अध्ययन और शोध हेतु पर्याप्त सुविधाओं का अभाव है। कहने को तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं अच्छे लेवल की हमारे भारत के अंदर मानी जाती हैं, लेकिन जब विश्वविद्यालयों की जो वैश्विक रैंकिंग होती है, विश्व भर में जो अच्छे विश्वविद्यालय हैं, तो टॉप 10 में हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी जगह नहीं बनती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि भारत में उच्च अध्ययन को लेकर काफ़ी ज़्यादा समस्याएं हैं
और शोध जो है, शोध की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं कह सकते हैं आप। शोध के मामले में जो यूरोपियन कंट्री के जो कॉलेज यूनिवर्सिटी हैं या अमेरिका में, वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर प्रयास करते हैं और बेहतर काम करते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है जिसके वजह से जो अच्छे पढ़ने वाले बच्चे भी हैं, जिनके पास फाइनेंशियल कैपेसिटी है, अच्छा खासा पैसा, तो वो बाहर निकल जाते हैं। इस तरीके से प्रतिभा का पलायन हो जाता है। और एक मेन कारण ये भी है कि विकसित देशों के पास तो बहुत सारा फंड या पैसा होता है, जिससे कि वो अच्छी प्रतिभा को, जो कि विकासशील देशों में रहते हैं या कहीं और रहते हैं, तो वहां से जो है वो उनको क्रय कर लेते हैं, यानी उनको खरीद लेते हैं, या उनकी जो कीमत होती है जो काम करने की है, जॉब करने की, तो उतना वो पेमेंट दे पाते हैं। इसलिए एक पलायन हो जाता है और विकासशील देशों के पास पैसा नहीं होता है कि उनको उतना पेमेंट दे पाए, जिसके वजह से वो पलायन कर जाते हैं। तो ये दो कारण है, ये आप सभी को पता है और इससे आप परिचित हैं। आप बताइए, यूरोप में बहुत सारे लोग, अभी आपने एक न्यूज पढ़ा होगा कि कुछ 2 लाख से ऊपर भारतीयों ने जो है अपनी नागरिकता भारत से रद्द की थी और दूसरे कंट्री में उन्होंने नागरिकता ले रखी थी। किस कारण से? वहां पे सुविधा, जॉब, नौकरी, उनकी बेहतर व्यवस्था है, जिसकी वजह से वहां पर, और बहुत सारे लोगों का सपना है कि वो अच्छे जो विकासशील देश है वहां पर जाकर रहें, अच्छे से काम करें और उनके आने वाले जनरेशन अच्छे तरीके से एजुकेशन प्राप्त करे और अच्छे माहौल में रहे। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा और आपने राइट आंसर कमेंट बॉक्स में ऑप्शन नंबर डी बताया होगा। तो यहाँ पर ये वीडियो आपका कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से पसंद आए होंगे। अभी ये 21 मिनट आपका वीडियो का हुआ है और ये मैं 10 मिनट में भी कंप्लीट कर सकता था, लेकिन कुछ क्वेश्चन, 5-6 क्वेश्चन को मैंने डिटेल में आपको बताने का, उसका जो डिटेल्स है वो भी मैंने प्रयास किया, जिसकी वजह से ये वीडियो इतना ज़्यादा लंबा हुआ है। लेकिन उम्मीद है कि वीडियो का सेशन आप सभी को पसंद आया होगा और सभी प्रश्नों का राइट आंसर आप सभी ने कमेंट बॉक्स में बताया होगा और कुछ क्वेश्चन जो मैंने आपको दिए हैं उसका भी आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में करेंगे। और वीडियो कहीं से भी अच्छा लगे तो वीडियो को आप लाइक करके हमें अप्रिशिएट कर सकते हैं, ताकि हम ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो जो आपके लिए हेल्पफुल है वो बनाते रहें। और इसे शेयर कर सकते हैं उन सभी दोस्तों के साथ जिनको अच्छे कंटेंट की रिक्वायरमेंट है, तो आप उन्हें शेयर करिए ताकि उनको भी इससे हेल्प मिल सके। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन का जो बटन होता है उसको आप प्रेस कर सकते हैं, ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन को पाने के लिए। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। निश्चित रूप से आपको इससे कुछ सीखने को और अच्छी नॉलेज और आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। तो आप नए यूजर या नए व्यूअर हैं तो आप चैनल के साथ जुड़िए, निश्चित रूप से आपको इससे फ़ायदा मिलेगा। और जैसे कि आप सभी ने शोध अभिवृत्ति के बारे में बोला था क्वेश्चन, मैं उस पर भी टाइप कर रहा हूं, तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन को मैं अच्छे तरीके से आपको प्रेजेंट करने का प्रयास करता हूं। इसलिए ऐसा नहीं कि स्कैन किया, कॉपी किया, इस तरीके से मैं रफली अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने का प्रयास करता हूं। अकेले काम करना होता है जिससे समय लग जाता है। अगर मेरे पास एक आध मैन पावर होती है, यानी एक आध लोग और काम करने वाले होते हैं, तो मैं और भी फास्टली आपको कंटेंट प्रोवाइड करता। लेकिन चूंकि इसका अभाव है, अकेले काम करना है और भी कई सारी घर में प्रॉब्लम्स रहती हैं, या फैमिली है तो उनको भी देखना, तो ये सारा होता है, तो जिसके वजह से ये सारा कहीं कभी कभी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो जाता है। लेकिन मैं आपको कंटिन्यूअस कोशिश करता रहता हूं कि आपके लिए जो हेल्पफुल चीज़ें हैं वो आपको मैं प्रोवाइड करता रहूं। तो उम्मीद है कि सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।